अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे, तो उसके पेज नंबर 207 पर कुछ क्रॉलरीज हैं, वो हम देखते हैं आज। क्रॉलरीज जो होते हैं वो बेसिकली वो रिज़ल्ट होते हैं जो कि थ्योरम की बेस पर डिडक्ट किए जाते हैं। तो लास्ट थ्योरम जो हमने पढ़ा था वो था 11.1.5, ठीक है। उसमें ये था कि अगर 3 या उससे ज़्यादा पैरेलल लाइंस हैं तो उनको अगर कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो उसके सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर उसके ट्रांसवर्सल के सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोई भी ऐसी लाइन जो उन्हें कट करे, कोई भी और लाइन, तो उसके भी जो बन रहे होंगे इंटरसेप्ट ना, वो कॉन्करेंट बन रहे होंगे। तो उसी थ्योरम से हमने कुछ जो है वो क्रॉलरीज डिराइव किए हैं। उन्हीं में से एक ये है कि अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मतलब कि एक लाइन जो कि मिड पॉइंट में से पास कर रही है एक साइड के, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू अनदर साइड ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। हम सबको पता है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर शो हो रही हैं 1, 2 एंड 3। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक साइड का मिड पॉइंट लोकेट करना है। जैसे ए बी साइड है, इसका मिड पॉइंट हम लेते हैं डी, ठीक है। इसके मिड पॉइंट से हमने एक लाइन लेनी है जो कि पैरेलल हो टू दिस साइड, बी सी साइड, ठीक है। और अब ये डी जो लाइन डी से हमने जो लाइन ली थी वो ए सी को जो है वो ई पर, सॉरी ई नहीं, मतलब किसी भी पॉइंट पर जो है वो बाइसेक्ट करे इस साइड को, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम जो है वो इसे एक जो है वो फिगर से देखते हैं। हमने कहा था कि हमने एक ट्राइंगल ले ली है ए बी सी, ठीक है। ये जो मैं बता रही हूँ ये गिवन वाला पोर्शन भी है। तो हमने कहा था कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें डी जो है वो ए बी साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है। और हमने इस डी से एक लाइन ले ली जो कि ए सी को मीट करी है ई पर, और ये जो डी ई है ये पैरेलल है बी सी के, इट इज़ गिवन। और ये जो डी ई है ये ए सी को कट करती है एट ई पोर्शन। ये सब हमें गिवन में है और हमें प्रूफ ये करना है कि ये डी ई जो है सेगमेंट ये ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि इस ए सी साइड को 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है। जब 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है तो ए ई विल बी इक्वल्स टू ई सी। इन अदर वर्ड्स ए ई विल बी कॉन्करेंट टू ई सी। कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में है कि थ्रू ए ड्रॉ LM line which is parallel to BC लाइन सेगमेंट या फिर BC साइड। तो हमने जो ये वाला A पॉइंट था इस पर हमने LM ड्रॉ किया। LM एक जो है वो लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है, जिसे हमने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। ये हमने LM एक लाइन ड्रॉ की, इस तरह से ड्रॉ की कि ये BC के जो है वो पैरेलल है, ठीक हो गया। तो हमें प्रूव ये करना है कि AE साइड इज़ पैरेलल टू EC सेगमेंट और साइड, और हमें यूज़ ये करना है कि ये DE इसका मिड पॉइंट है और ये LM जो है वो BC के पैरेलल है। ये सब चीज़ें हमें यूज़ करते हुए हमें जो है इस क्रॉलरी का रिजल्ट प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं। स्टेटमेंट में ये था कि इंटरसेप्ट जो है वो इंटरसेप्ट कट बाय लाइन LM DE BC ऑन AC आर कॉन्करेंट, that is AE is concurrent to EC। फिगर से देखें कि जो इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं LM DE और BC से ऑन द सेगमेंट AC आर कॉन्करेंट, मीन्स के ये वाला पोर्शन है AE, दिस इज कॉन्करेंट टू EC, क्योंकि जो इंटरसेप्ट इन तीनों लाइन से ड्रॉ हुए इस लाइन सेगमेंट पर, AC लाइन सेगमेंट पर, वो कॉन्करेंट हैं। दैट्स वाई वो सेड कि AE इज कॉन्करेंट टू EC। और इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इंटरसेप्ट्स कट बाय पैरेलल्स LM लाइन सेगमेंट DE BC ऑन AB आर कॉन्करेंट। इट इज़ गिवन हमें इस तरह से है कि गिवन में ये था कि ये जो D है ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये जो LM था, LM DE और BC, ये जो बना रहा था इंटरसेप्ट्स
मीन्स के ए डी एंड डी बी ये जो इंटरसेप्ट बना रहा था ये आपस में कॉन्करेंट थे, ये बात हमें गिवन में पता थी। तो अगर ये कॉन्करेंट हैं तो ये तो पैरेलल्स है ना, एल एम डी ई और बी सी। अगर यहाँ पर ये कॉन्करेंट है तो इट्स मीन के इस साइड पर भी कॉन्करेंट ही होंगे, क्योंकि ये पैरेलल्स थे। तो ये जो इंटरसेप्ट बनाएंगे तो वो इस साइड पर भी कॉन्करेंट ही होंगे। तो ए ई जो होगा वो कॉन्करेंट हो गया इसी साइड के, जो कि हमें प्रूव करना था। सेकेंड रिजल्ट है हमारे पास, द पैरेलल लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम टू द पैरेलल साइड्स बाइसेक्ट द अदर नॉन पैरेलल साइड। थर्ड वन है हमारे पास, इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू congruent segments, the line drawn from the point of division parallel to other side will make congruent segments on the third side. तो ये कुछ क्रॉलरीज थी, कुछ रिजल्ट्स थे जो कि हमने थ्योरम नंबर 11.1.5 से जो है वो डिडक्ट किए थे। ये जो सेकंड और थर्ड है इसका प्रूफ नहीं करना है, इसको सिर्फ जो है वो आपने रिज़ल्ट जो है वो देख लेने हैं, एमसीक्यू के लिए उसे जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। तो अब हम जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं पैरेललोग्राम की। ये चैप्टर जो था ये बेसिकली बेस ही पैरेललोग्राम और ट्राइंगल पर कर रहा था। तो पैरेललोग्राम की हमने जो है वो मोस्टली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, तो हम जो है वो आज इस लेक्चर में रिकॉल कर लेते हैं। इसलिए रिकॉल कर रहे हैं कि आगे जब हमने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज करनी है तो उसमें वो रिज़ल्ट या जो प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम की वो यूज़ होंगी, और बेसिकली क्वेश्चंस जो होंगे वो सॉल्व ही उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे होंगे, और मज़ीद उनमें कुछ जो है वो लॉजिक्स नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ इसके प्रॉपर्टीज़ होंगी पैरेललोग्राम की। तो हमने जो है वो एक पैरेललोग्राम ले ली है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कि जो पैरेललोग्राम होती है इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स मीन्स के एक्स डब्ल्यू एंड वाई जेड, दीज आर टू अपोजिट साइड्स, एंड एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड, दीज आर टू अपोजिट साइड्स। तो ये जो अपोजिट साइड्स होते हैं ये आपस में पैरेलल होती है, मतलब एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती हैं। द अपोजिट साइड्स आर कंकरेंट, जैसे कि ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, इसी तरह से ये दोनों साइड्स कंकरेंट भी हैं और ये दोनों साइड्स भी कंकरेंट है। कंकरेंट मींस इक्वल इन लेंथ, मतलब कि ये दोनों साइड्स की जो मेजरमेंट होगी वो सेम होगी, इन दो साइड्स की मेजरमेंट जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, ये हमने फर्स्ट 2 पॉइंट से डिडक्ट किया है। उसके बाद है कि द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये बात भी हमें पता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में इक्वल होते हैं, मींस के दिस वन एंड दिस वन, डब्ल्यू एंड वाई, एक्स एंड जेड पर जो एंगल बन रहे हैं ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल भी कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं। तो एक और रिजल्ट जो कि यहाँ पर मेंशन, ये फोर्थ वाला जो अभी डिस्कस नहीं किया हमने, एक और रिजल्ट भी हमने पढ़ा था थ्योरम्स में, ये था कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि मिड में से कट करते हैं। ठीक है, ये भी रिजल्ट हमने पढ़ा था जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो फोर्थ वन है यहाँ पर कि एनी टू एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ का, जो कि मेरे ख्याल से अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड उसमें मेरे ख्याल से ये डिस्कस नहीं था। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये है कि टू एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे ना पैरेललोग्राम के, उनको अगर हम ऐड कर देंगे तो उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। कैसे होगा? एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या है पहले ये पता होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ये एक्स और वाई को हम एज ए एडजेसेंट एंगल ले सकते हैं, वाई और जेड को ले सकते हैं, डब्ल्यू और जेड को ले सकते हैं, डब्ल्यू और एक्स को ले सकते हैं। मतलब कि ये इस तरह से ये दो एडजेसेंट हो गए, ये दो एडजेसेंट हो गए और ये दो एडजेसेंट हो गए और ये। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। जैसे अब मैंने कहा कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं तो एंगल x प्लस एंगल y विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। और अगर ये दोनों एडजेसेंट है जैसे कि मैंने कहा है पहले, तो एंगल y प्लस एंगल z विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री।
और इस तरह से मैंने ये बोला एंगल Z प्लस एंगल W इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एट द एंड एंगल X प्लस एंगल W इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के दो एंगल्स जो होते हैं उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। तो ये जो अपोजिट साइड्स हैं इनका नहीं होता सम 180, लेकिन जो अपोजिट एंगल्स का सम 180 नहीं होता, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। और एक और बात वो ये कि जो पैरेललोग्राम होती है उसके जो अंदर एंगल हैं, जैसे कि यहाँ पर x वाला एंगल है ये इंटीरियर एंगल कहलाता है, और ये y वाला भी इंटीरियर कहलाता है, z वाला भी और w वाला भी। कोई एंगल जैसे कि हम इसको हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा, क्योंकि वो इसके एरिया से बाहर होगा। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में ये डिफरेंस था। तो इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो आपने अच्छे से लर्न कर लेना। ये MCQ के तौर पर भी आ सकते हैं, अगर ना भी आए तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो है वो रिव्यू पढ़ना है, तो रिव्यू के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो तो मैं करवाऊँगी, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होगी वो जो है वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करनी है। फ़ी अमान अल्लाह।